औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। पाकिस्तान मजबूत कैसे हो, पाकिस्तान की मईशत मजबूत कैसे हो, उसका इन्हिसार पूरी दुनिया की ताकतों की पॉलिसीज़ पर है, क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज तो इनकंसिस्टेंट है ही है, लेकिन जो दुनिया इस वक्त काम कर रही है वो अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारी जीडीपी 300-400 बिलियन डॉलर के करीब पिछले 20 सालों में 2 से 4% के दरमियान जीडीपी ग्रोथ एवरेज, लेकिन इसी खित्ते में वो लोग भी हैं जो 7% तक जिनका ग्रोथ रेट गया, 9% तक ग्रोथ रेट गया, लेकिन पाकिस्तान का ग्रोथ रेट हमेशा निचले लेवल तक रहा। इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से तो हमने निजात पानी है, लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिसीज आ रही हैं उसमें जो आज हो रहा है, जब हमारी ये प्रोग्राम चलेगा तो उस वक्त तक हो चुका होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का यूरोपियन यूनियन का, और उसी तरह एक डिफेंस एग्रीमेंट भी लिखा जा रहा है इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का। चंद दिन पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है चाइना को, और पैरेलल बेसिस पे एक पीस डील चल रही है। ये सारी मईशत की गेम है कि हमने गजा को डेवलप करना है, पहले वहां पे बम फोड़े उनको खत्म किया, उस पे मईशत को हमने वहां डेवलप करना है, रियल एस्टेट डेवलप करनी, ताकि वहां पे मुआशी इस्तेहकाम आ सके। मईशत को मजबूत करने के लिए दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर देखें तो डी डॉलराइजेशन का प्रेशर है, जिस प्रेशर को खत्म करने के लिए टैरिफ लगाए गए। डी डॉलराइजेशन का प्रेशर है जिसको खत्म करने के लिए वर्चुअल एसेट ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में आता है, जिसको खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में वर्चुअल एसेट को प्रमोट किया जाता है कि डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम से कम हो। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी की हिफाजत करना शुरू की है, चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है, कैनेडियन अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान कहां जा रहा है। इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं मंसूर आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मंसूर साहब देखें, आज का दिन मंगल, आज जनवरी की मेरा ख्याल है कि कौन सी तारीख है, आज 27 तारीख है, और आज एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में? सर थोड़ा सा हमें व्यू भी दीजिएगा पिछले 10-15 दिन में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। इस सिलसिले में जो आज के जो इंडिया का जो एक्शन है उसने तो पूरी दुनिया हिला दी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 10-15 दिन की स्टोरी नहीं है सर, ये आप जाएंगे तो ये ट्रंप जब वो ऑफिस में आया है तो जो पुराना डिसऑर्डर था, लोग तो कहते हैं ना कि वर्ल्ड ऑर्डर को उसने डिसऑर्डर किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसने वर्ल्ड ऑर्डर को डिसऑर्डर किया है, उसने पुराना डिसऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया है। यानी पहले भी तो डिसऑर्डर था ना, जिसकी ताकत थी, किसकी ताकत थी? अमेरिका की और नेटो की थी। वो जिस पे छड़ जोड़ते थे उसको कोई पूछता नहीं था। अब वो उसके जो इत्तेहादी हैं उस पे वो ट्रंप साहब चल पड़ा। वो यूरोप यूनियन पे टैरिफ लगा रहे हैं, वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, वो जापान पे, जो भी उसके अपने ममालिक है उस पे टैरिफ। अब उससे ये मसला पैदा हुआ है कि जो पुराने हलीफ थे वो हरीफ हो गए, और जो पुराने हरीफ थे वो हलीफ बन गए। अब वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल एक अब्रप्ट चेंजेस की तरफ चले गई, और इसी यूरोप को देखें ना, उसने पहले ये काम किया, अगर ट्रंप साहब के पहले दिनों का देखें कि उसने यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए रूस से तो चीन पे और इंडिया पे 50-50% के टैरिफ लगाए ताकि ये तेल ना खरीदे रूस से, और रूस की इकोनॉमी क्रिपल्ड हो जाए और वो गिर जाए। अब उसने तो अपना सही काम किया था, लेकिन जब वो दोबारा यूरोपीय यूनियन से लड़ पड़ा ट्रंप साहब, यानी उसको कह दिया कि ग्रीनलैंड दे दो हमें, उधर जो उसका अपना हमसाया मुल्क उसके सदर को रातों रात हुआ कर दिया, तो यूरोपीय यूनियन भी काफी अब घबरा गई। उसने देखा कि ये तो बजाय रूस का मुकाबला करने हमसे ग्रीनलैंड मांग रहा है, और बार बार कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड आप वापस करें वरना हम आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करेंगे।
तो यूरोपीय यूनियन के दो चीजें बड़ी इकदाम है, क्रिटिकल चीजें। एक तो पिछले दिनों में आप देख लें, फ्रांस के सदर ने चाइना को ऑफर दी है कि चाइना हमसे मिलके चले, चाइना की इन्वेस्टमेंट को हमें जरूरत है, चाइना की टेक्नोलॉजी और दुनिया को आगे बढ़ाए। ये फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का जो कि 18 साल से पेंडिंग एग्रीमेंट था हिंदुस्तान के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको फाइनलाइज करना शुरू किया और उसकी फाइनलाइजेशन के लिए वो रिपब्लिक डे जो हिंदुस्तान का है, जिस तरह हमारा 23 मार्च होता है करारदाद पाकिस्तान, उनका रिपब्लिक डे है जिस दिन आईन बना था, तो उस पे जो मार्च पास, उसके मेहमान खसूसी बने यूरोपीय यूनियन के सदर जो खातून है और उनकी जो पार्लियामेंट के हेड है, वो दोनों आए और उसके मेहमान खसूसी बने। और उससे पहले जब डेवोस में इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम हो रहा था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, उसको खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने वाशगाफ अल्फाम में कहा था कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगी। और उसने कहा मैं इसको नाम देती हूं मदर ऑफ ऑल डील्स। तो सारे अखबारात, रॉयटर, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, सबकी हेडलाइंस आज एक ही हेडलाइन दे रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो आज मदर ऑफ ऑल डील्स का दिन। सर, अब आपने पूरी तमहीद बांधी है। मैं एक एज ए आम आदमी जो समझ पाया हूं और एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट जो समझता हूं कि अगर जर्मनी में बैठा हुआ कोई आम शहरी है, वो मुसलसल मेहनत कर रहा है अपनी सर्वाइवल की, अपने आप को जिंदा रखने की। अगर फ्रांस में कोई आम आदमी है, वो भी टैक्स पे टैक्स दे रहा है और सर्वाइवल की कोशिश है। अगर कोई कनाडा में मेरा कोई दोस्त भाई बैठा है, वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं सर्वाइव कर जाऊं। यूएसए में भी आम आदमी सर्वाइवल की जंग में है, पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में, लेबनान में, यूएई में, इवन आप ले लें जो नॉन यूएई नेशनल्स हैं, सऊदीया में नॉन सऊदी नेशनल्स हैं, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। पूरी दुनिया का आम आदमी कोशिश में है कि किसी तरह सर्वाइवल हो जाए, क्योंकि डॉलराइजेशन ने पूरी दुनिया की वैल्यू खींची है। ये पढ़ी लिखी बात है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से हुई है 9/11 के बाद। अब ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, खुशहाली नाम की चीज नजर नहीं आती। उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए क्या ये डी डॉलराइजेशन के रेस्पॉन्स में तो सारी चीजें नहीं हो रही? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बिल्कुल डी डॉलराइजेशन की तरफ है। जाहिर है ना, जो ईयू जो भी टैरिफ लगे हैं दुनिया के ममालिक पे, आप इंडिया का देख ले 50%, ब्राजील के, इनकी करेंसियां डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है, यानी गिरी है। यानी इंडियन रुपी जो एक साल में है वो कोई 10 से 12 रुपए गिरी है डॉलर के। अब जब ये ईयू के साथ इन्होंने ट्रेड फाइनल कर लिया, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, अब जाहिर है ये ट्रांजैक्शन डॉलर में तो नहीं होगी ना। सर, ये मदर ऑफ ऑल डील, सर इस मदर ऑफ ऑल डील है क्या, एक तो आपने ये बताना है, और मदर ऑफ ऑल डील की वजह क्या है, आपने ये भी थोड़ी सी रोशनी डालनी है सिर्फ 2 मिनट में। मदर ऑफ ऑल डील की सिंपल वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह एक एतबार नहीं किया जा सकता, जिस तरह एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो रात को कुछ और कह देता है, कल दिन में कुछ और कह देता है, उससे यूरोप घबरा गया है मुकम्मल तौर। और वो बावजूद इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ा दी। आज सुबह ही कोरिया पे उसने टैरिफ बढ़ा दिया। कोरिया की ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने उसे 15 से 25%। तो यूरोप को समझ में आ गया है कि वो अब मुश्किल है अमेरिका के साथ उस तरह तिजारत करना ट्रंप के होते हुए। तो अब 2 ममालिक रह गए हैं दुनिया में। एक चीन है, चीन जो है वो हब है टेक्नोलॉजी का, चीन हब है एक्सपोर्ट का, तो वहां से तो वो एक्सपोर्ट ले सकते हैं या टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। लेकिन यूरोप ने अगर अपना माल भेजना हो, कहां भेजना है, क्योंकि चीन तो अपना माल खुद बनाता है, वो तो इंपोर्ट कम ही करता है जितना वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो वो फिर सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क रह गया, वो है हिंदुस्तान, जिसकी 1.5 अरब की आबादी है। तो यूरोप ने यह देखा कि हमें अगर सबसे बड़ी मंडी चाहिए अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए,
तो वो इंडिया है। इसलिए इसने जो रिपब्लिक डे को यूरोप यूनियन ने इतनी अहमियत दी है कि उनके टॉप के रिसाले ये खबरें दे रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, और इस पे तकरीबन काफी चीजों का 0+ यानी 0 टैरिफ लग जाएगा। जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो सारी चीजों की नहीं, बेशतर का, तो इस पे जो इंडिया का 0% लगेगा, उनके टेक्सटाइल को 0% यूरोप में लगेगा। उससे मुकम्मल तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक खसूसन वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मुकम्मल आउट हो जाएंगे यूरोप से। ये इंडिया इनको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो तो 0% टैरिफ उनको वहां पे लग जाएगा। और जो यूरोप को फायदा है, उनको गाड़ियों पे है, जो उनकी BMW जर्मनी है, उनको इंडिया में आप यकीन मानिए 120% उन पे टैरिफ है। वो इंडिया एग्री कर गया कि हम आप पे 40% कर देंगे, यानी 120 से लेके 40। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, आपको तो पता है ना, हिंदू जो है बनी है, वो बड़ा होशियार बनता है। उसने उन गाड़ियों की कीमत कम की है जो कि लग्जरीज गाड़ी है, यानी BMW, रोज राइस, मर्सिडीज वगैरह, जो कि मिडिल क्लास की गाड़ियां जो इंडिया खुद बनाता है, टाटा, महिंद्रा, उसकी उन्होंने नहीं कम की है। यानी वो क्लास उनके लिए छोड़ दिया है जो कि वहां पे उनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है। सर आपने जो बात बयान की, उसको मैं आम फैम जबान में अगर बयान कर दूं अपने सामीन के लिए, कि अब इंडियन एक्सपोर्टर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो यूरोपियन इंपोर्टर होगा उसको चीज सस्ती मिलेगी, दोनों का बेनिफिट है एक। और दूसरी तरफ जो यूरोपियन एक्सपोर्ट होगी इंडिया में, वो सस्ती हो जाएगी ताकि उनकी डिमांड बढ़ सके। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सर वॉल्यूम कितने, वर्ल्ड का कितने % GDP को आप कैटर कर रहे हैं इस वक्त? ये आबादी वाइज दुनिया का तकरीबन यूरोप यूनियन के 27 मुल्क हैं इसमें, तो आबादी वाइज कह रहे हैं 30% पॉपुलेशन वाइज और 30% ही GDP वाइज, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की GDP जो है वो चाइना से ज्यादा है। चाइना की मेरे ख्याल में 17 ट्रिलियन एवरेज कर लें तो वर्ल्ड GDP का 25% ये ट्रेड वॉल्यूम कैटर कर रहा है, क्या ये हकीकत है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। 25% ऑफ जो ग्लोबल वेल्थ है या GDP है वो इस एग्रीमेंट के थ्रू कवर हो जाएंगे। पॉपुलेशन सर यहां पे ना मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपने आज की भी फिक्र करते हैं, आने वाले 50 सालों की भी फिक्र करते हैं, और हमारा पॉलिसी मेकर आज भी कहता है कि IMF रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि आज भी करप्शन कर लो और जो फ्यूचर में 6 माह बाद कोई करप्शन की सिचुएशन उसको भी कर लो। सर ये कंपैरिजन जो है ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को, इसको भी आपने कैटर करना है हमारे आज के प्रोग्राम में, बाद में इंशाल्लाह इसको याद रखिएगा। अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट आपने बयान कर दिए सर, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या करेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। अमेरिका तो इसको काउंटर करने के, देखिए ना, आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे, वो नहीं हुए ना, मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया सर। उनका बेनिफिट आप फिर देखें ना, अमेरिका अब क्या कह रहे हैं, वो 2 बातें कर। एक तो वो यूरोप यूनियन को लान तैन कर रहे हैं कि हमने अगर टैरिफ लगाए भी है तो आपकी वजह से लगाए टैरिफ, आपने हमें छोड़ के आपने जाके एग्रीमेंट साइन कर दिया हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे इंडिया पे तो यूक्रेन की लड़ाई की वजह से लगाए थे। अमेरिका का अपना कोई मसला नहीं था इंडिया के साथ, वो यूरोप यूनियन को वो दरिया के बीच पे, समंदर के बीच पे छोड़ के आगे किनारे पे चले गए, और खुद वो अब वो जो दूसरा फायदा हिंदुस्तान को इस एग्रीमेंट से हो रहा है, अब वो अमेरिका ने भी कमर कस ली है। वो कहते हैं अब हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, वरना हम तो जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, सबसे बड़ी चाइना नो डाउट बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइना क्योंकि अपनी चीजें खुद बनाता है तो इस तरह की मंडी नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान की मंडी है। हिंदुस्तान भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाता है लेकिन वो ज्यादातर इंपोर्ट करते, उनका इंपोर्ट डेफिसिट है, वो तकरीबन $200 अरब उनका इंपोर्ट डेफिसिट है, $200 अरब, $800 अरब का सिर्फ इंपोर्ट है उनका सालाना। तो वो तो सबसे बड़ी मंडी है, और वो ग्रो भी फिर फास्ट कर रहे हैं। ग्रो मतलब वो 7 से 8% GDP पिक कर रहे हैं। इसका मतलब है वेल्थ ऑल बन रही है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है,
तो वहां पे हर कंपनी आके प्रॉफिट कमाएगी। तो अब अमेरिका की भी यही कोशिश, आप उनके सफीरों के बयान देख लें, आप उनके कॉमर्स मिनिस्ट्री, कि हमने अब इंडिया के साथ जल्द अज जल्द अपना ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करना है ताकि हमारे भी माल को वहां पे मौका मिले बेचने। सर एक तो ये बात होगी, अब अगला सेगमेंट है हमारा डिफेंस एग्रीमेंट। ये क्या वजह है? देखें, पाकिस्तान का सऊदीया से हुआ, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान ने यूएई के साथ कर लिया, यानी कि इसका मतलब है कि अगर सऊदीया और यूएई के दरमियान है कोई चपकलिश तो पाकिस्तान और इंडिया बीच में आते हैं। अभी ये कोई डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हो रहा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, ये क्या हो रहा है सर? इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। अच्छा सर, इसमें जो ना फर्क है, जो यूरोपीय यूनियन और जो इंडिया का है इसमें, और जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और जो इंडिया यूएई, इसमें फर्क है। जो पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान पे आ जाते हैं तो वो ज्यादातर डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब को सपोर्ट करने के हवाले से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। यानी आपने देखा ना कि इस एग्रीमेंट के बाद हमारे अफगानिस्तान के साथ कई झड़पें हो चुकी हैं, तो सऊदी अरब तो नहीं आया ना अफगानिस्तान पे बमबारी करने, तो वो ये है कि हम उनको सपोर्ट करें किसी और जगह मसले मसाइल। और जो यूएई और जो इंडिया का है वो भी ऑप्टिक्स वाला है, ये याद रखिएगा। उसमें एग्रीमेंट भी होंगे परचेज और से, लेकिन ज्यादातर ऑप्टिक्स का है। दोनों मुल्कों ने, पाकिस्तान को नहीं, इसमें पाकिस्तान नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब को कोई इशारा, पाकिस्तान कोई इशारा। दोनों मुल्क इंडिया और यूएई ने सऊदी अरब को पैगाम दिया है, यूएई ने यह पैगाम दिया है कि अगर आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेंगे पाकिस्तान का तो हमारे पास हिंदुस्तान है, हम उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला ले लेंगे और वो हमें डिफेंस देगा आपके अगेंस्ट। ये एक कड़ा पैगाम दे दिया सऊदी अरब को। और इंडिया ने सऊदी अरब को यह पैगाम दिया है कि अगर आप हमारे राइवल के साथ एक्ट करेंगे, क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट थे, हम तो सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, यूएई के साथ, अगर आप इस नहज पे जाएंगे कि हमारे दुश्मन के साथ आपका वो करेंगे, डिफेंस पैक्ट करेंगे, तो हम आपके उसको यूएई के सपोर्ट। तो ये ज्यादातर ऑप्टिक्स थे, और ऑप्टिक्स ये है कि एक दूसरे को पैगाम देने वाले। सर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, पैगाम रसानी से हम हटते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम शुरू करते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मंसूर आफरीदी साहब से। वो कह रहे थे कि 3 मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, और एक हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुओं का एक हब है। ऑप्टिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए पैगाम रसानी के लिए। मंसूर साहब, ये पैगाम रसानी के पीछे कोई प्रैक्टिकल बातें भी तो होंगी ना? जिस तरह यमन में अभी कोई झड़प हुई, यूएई उसमें एंगेज था, सऊदीया ने भी जवाब दिया, और मेरा ख्याल ये सारी मईशत ही की कहानी है इसके पीछे। जी हाँ, मईशत की और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आप देखें कि चले दोनों मुल्क यूएई और सऊदी अरब यमन में आमने सामने नहीं आए, लेकिन इन ऑप्टिक्स ने फर्क बहुत पैदा किया। वो किस तरह पैदा किया कि यूएई तो बहुत छोटा मुल्क है ना सऊदी अरब के मुकाबले में, लेकिन आप देखें यही काम कतर ने किया था आज से 5-6 साल पहले। तो कतर का सऊदी अरब ने बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया, उनकी एयर स्पेस बंद कर दिया था, उनके सफारत खाने बंद कर दिए थे, उनके सी पोर्ट्स बंद कर, सब कुछ कतर का मुकम्मल ब्लॉकेट कर दिया था, और उनका टीवी चैनल वगैरह सब कुछ। वो काम अब तक यूएई के साथ सऊदीया करने में नाकाम रहा है। आप देखें ना उनका ब्लॉकेड हुआ दुबई का, ना उनकी एयर स्पेस अभी तक बंद हुई, कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ ये कहा गया है कि आप यमन से निकल जाए। तो चलो, यमन तो एक प्रॉक्सी बैटल है ना, उसमें तो आप किसी मुल्क का लीगली राइट नहीं है ना, वो हो सकता है निकल गए और बीच में से दोबारा आ जाए। वो प्रॉक्सी को आप रोक नहीं सकते किसी मुल्क में ना। देखा अफगानिस्तान हमारे सामने, इसकी प्रॉक्सी कोई रोक सका? आज तक कोई नहीं रोक सकता। तो लेकिन जाहिरी तौर पे सऊदी अरब कोई सख्त इकदाम यूएई पे नहीं कर सका, ना कोई पाबंदी लगा सका। उसकी वजह यही है कि जो यूएई का क्लाउड है वो कतर से कहीं ज्यादा है मिडिल ईस्ट। कैसे क्लाउड ज्यादा है? एक तो उसका हब है, एक ट्रांसनेशनल दुबई पोर्ट है, उस इन्वेस्टमेंट, उसका अपना भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी। दूसरा, उसके साथ इसराइल के बहुत गहरे मरासिल, और इसराइल मशरक वस्ती का एक नया ताकतवर तरीन प्लेयर है। इसराइल मशरक वस्ती की सियासत को डिस्कस करने वाला और सियासत को बदलने वाला और गेम बदलने वाला मुल्क। एक उसके साथ इसराइल के बहुत गहरे मसासिम, मजबूत ताल्लुकात, और उसी गहरे मरासिम और मजबूत ताल्लुकात में उसने अब हिंदुस्तान जैसे चौथी बड़ी फौजी ताकत को अपने साथ मिला लिया।
तो इसलिए सऊदी अरब ने फिर आपने अगर कल नोट किया होगा, रिपब्लिक डे था हिंदुस्तान का, तो उसमें किंग मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ा खत हिंदुस्तान के वजीर आजम को लिखा और बड़ी तारीफें की और चीजें लिखी कि हम बड़े पुराने दोस्त हैं। अब ये उन ऑप्टिक्स के असरात हैं जो वो उनको पता हुआ, फील हुआ कि हमारा कोई मिस स्टेप हो गया, गलत स्टेप हमने ले लिया पाकिस्तान से मिलके, तो चलो हम इंडिया के साथ रिलेशंस इंटैक्ट रखे हैं। तो ये वाले ऑप्टिक्स डिफरेंट है और उसके प्रैक्टिकल अमली इसको लिंक करें ना सर, इसको लिंक करें आप जो यूरोपियन यूनियन के साथ होने जा रहा है, तो आप नहीं देखते कि बड़ा एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें कि यूएई एक रोल अदा करेगा और इंडिया का एक रोल आता है और यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट है, और उसमें चाइना और अमेरिका कहां खड़े होते हैं, पाकिस्तान की उसमें क्या हैसियत है? ब्लॉक्स तो बड़े जबरदस्त बन रहे हैं। आप देखें ईयू इंडिया हो गया, ईयू चाइना आप देखेंगे ये भी बनेगा। अच्छा, कनाडा का वजीर आजम वो चाइना गया है पहली दफा बड़े अरसे बाद। जी सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसको कवर करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ये पुरानी स्टोरी को खत्म कर दें। ये मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जो डिफेंस एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का हो रहा है, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे या अमेरिका पे क्या आता है? ये छोटा सा जवाब देने के बाद हम, क्योंकि देखें मईशत ही के सारे असरात हैं। इसराइल ने आज तक इंतजार किया, चंद साल पहले तक अपनी मईशत को और अपनी जगह मजबूत की पूरी दुनिया में, ताकि कोई मुसलमान मुल्क उसके खिलाफ बोल ना सके। अमेरिका भी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए टैरिफ वार में आया, फिर वर्चुअल एसेट वार में आया, अब डी डॉलराइजेशन को बचाने के लिए अपने एक्शन कर रहा है। चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए स्टेप ले रहा है, इंडिया अपनी इकोनॉमी के लिए स्टेप ले रहा है, यूएई भी कभी भी ये स्टेप्स ना लेता, लेकिन यूएई ने पिछले 20 सालों में 9/11 के बाद फायदा उठाया, अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना लिया और एक फाइनेंशियल हब बन गया जो कि कभी पाकिस्तान होना चाहिए था। और पाकिस्तान की जो री एक्सपोर्ट थी, इवन एविएशन इंडस्ट्री हो, ट्रेड इंडस्ट्री हो, ये तमाम में जिसकी मईशत मजबूत है उसका जो किला है ना सर, वो स्ट्रांग है। अब ये सिर्फ इसमें डिफेंस एग्रीमेंट को खत्म करके फिर हम आगे आते हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट को चाइना में, उसको डिस्कस करते हैं। डिफेंस एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान और यूरोप यूनियन का है, वही मैंने कहा वो उस नौयत का नहीं है जो कि हिंदुस्तान और यूएई का है या पाकिस्तान और सऊदी अरब का है। वो ज्यादातर डिफेंस कॉरपोरेशन है। नंबर एक कॉरपोरेशन मतलब अब हिंदुस्तान 114 राफेल जहाज लेने लगा फ्रांस से, तो वो जहाज लेंगे। फिर जर्मनी से उसने नित नई एक जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल आबदोजें ली है, कोई 10 अरब डॉलर की। और जो राफेल का सौदा है वो अक्सर मैं कहता हूं वो 36 अरब डॉलर का है। हमारा IMF का जो लोन होता है वो होता है 1.5 से 2 अरब डॉलर 2 साल के लिए, और उन्होंने राफेल जहाज ही 36 अरब डॉलर के ले लिए। यानी तकरीबन हमारे IMF के प्रोग्राम कोई 15-20 प्रोग्राम कर ले तो एक राफेल का सौदा बन जाता है। इस तरह वो सारे एग्रीमेंट्स है, नई टेक्नोलॉजी है। अच्छा, वो इंडिया को बड़ा शौक है कि हम दुनिया के जो 4 ममालिक हैं जो कि फाइटर जेट जहाज के इंजन बनाता है, यानी उसमें अमेरिका है, फ्रांस है, उसमें रशिया है, और अभी चाइना ने शुरू किया है 1 साल 1.5-2 साल में। पहले ये भी नहीं बना था फाइटर। अब वो इंडिया को बड़े अरसे से शौक है कि हम भी फाइटर जेट का इंजन खुद बनाए। तो अब वो फ्रांस के साथ मिलके जो राफेल की कंपनी है उसके साथ वो इंजन बनाने लगे, पहला अपना इंजन। तो ये सारे चीजें हैं वो डिफेंस एग्रीमेंट। और दूसरा, आपने जब इसका बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि अमेरिका और हमारा, देखे ना, अमेरिका ने जब वो FTA कर दिया था हम पे, हमने तीसरे दिन, अगर आपको याद है हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, पिछले साल की बात है, हम तीसरे दिन चले गए अमेरिका के पास और कह दिया कि 0% टैरिफ आपकी प्रोडक्ट पे। तो अमेरिका ने 19%, हमने प्रेशर ही नहीं लिया ना, हम 2-3 दिन का प्रेशर लेके हम चले गए 0, हर चीज हमने 0 पे कर दी, हर चीज। और देखें दूसरी तरफ EU के साथ जो इंडिया का आज एग्रीमेंट साइन हो गया है, उसमें जो गाड़ियों के टैरिफ है उसको भी इंडिया ने 0 नहीं किया, वो 40% तक लेके आए। यानी ये नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि आप हर चीज 0% पे कर दें, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने तो ना आओदे का ना ताओदे का, अमेरिका की जितनी भी चीज है तो लेकिन हमने फिर ये भी सोचा ना कि अगर 0 कर भी दिया हो तो इंपोर्ट तो कस्टम वाले तो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में, उनको कह देंगे जी कंटेनर ही ना आने, जो हम करते हैं इंपोर्ट को बंद कर।
अच्छा अच्छा सर, अब अगला है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कनाडा की पहले मुआशी हालत आपको बता दूं। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट एक अरूज पे चल रही है। कनाडा में सर्वाइवल और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। कभी 1980s 90s और अर्ली 2000 जो सेंचुरी, उसमें उनकी इन्फ्लेशन जो नेसेसिटीज थी ना, उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं थी, दैट वाज नॉमिनल। लेकिन 9/11 के बाद कनाडा इज वन ऑफ द नेशन जिसने कि 9/11 की प्राइस पे की है। और पिछले पोस्ट कोरोना की मैं बात कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्ट्रगलिंग सिचुएशन है इस वक्त, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टैरिफ, बल्कि उनकी जो पॉलिसीज, अमेरिकन पॉलिसीज उनको इफेक्ट करती हैं। इस सारी सिचुएशन में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाइना आ रहा है, इसके बारे में आपके पास क्या खबर? जी बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर है, वो जो डेवोस फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने की थी, जो कि बड़ी वायरल हुई थी। लोग, उन्होंने उसका भी बहुत जिक्र किया उनके तक, और उन्होंने कहा है कि ये ट्रांजिशन नहीं है, ये एक शगाफ है। लोग इसको ट्रांजिशन समझ रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को जो ट्रंप लीड कर रहा है, ये ट्रांजिशन है, कि ये बदलाव है, एक हालत से हम दूसरी हालत की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल दरार पड़ चुकी है। जिस तरह शगाफ और जमीन में नहीं पड़ जाता है, जिसमें सुरंग हो जाती है, जिसमें लोग गिर जाते हैं, गांव के गांव पुराने जमाने में उसमें गर्क हो जाते थे, ये वो शगाफ पड़ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को। और अगर हमने वर्ल्ड ऑर्डर को दुरुस्त ना किया तो इसका हर बंदा इस दुनिया का प्राइस देना पड़ेगा। ये, और उसी को एड्रेस करने के लिए ये चाइना गया है। चाइना के जीपिंग से उन्होंने मुलाकातें की है, बड़े एग्रीमेंट्स भी साइन किए, और करीब था कि ये फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले थे चाइना के साथ, जिस तरह यूरोपियन यूनियन का हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने कल ही उनको धमकी दे दी, कल परसों कुछ दिन पहले, कि अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ कर लिया तो आप कनाडा पे 30-40% टैरिफ लगा दें, जिसकी वजह से मजबूरन, क्योंकि इतना तो अमेरिका का तो मुकाबला कनाडा उसका है भी हमसाया, उस पर डिपेंडेंसी भी बहुत है, तो वो फिर वो सस्टेन ना कर सका प्रेशर, उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि नहीं, अभी हम चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन इसमें जो दूसरी खबर है, जो मैं हाजिरीन को बता दूं कि ये तो पेंडिंग हो गया, लेकिन अगले ही महीने ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आने वाले, और जो खबरें आ रही हैं कि चलो चाइना के साथ तो ट्रंप के प्रेशर की वजह से नहीं कर सका, हो सकता है हिंदुस्तान के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के तर्ज पे कर ली, और अगर ये हो गया तो वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल चेंज हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि अमेरिका के बहुत हलीफ सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, और अमेरिका खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक नहीं कर पाए। सर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा हिस्ट्री बयान कर देता हूं। फेडरल शरिया कोर्ट में मैंने डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए थे एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट। उसमें मैंने कहा था कि जो इस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम में है, उसमें आज के फाइनेंशियल सिस्टम में हर पाकिस्तानी प्राइस पे कर रहा है वो जो हमने पिछले 70 सालों से गलतियां की हैं और सूद पे सूद अपनी इकोनॉमी पे चढ़ाया है, उसकी प्राइस हर पाकिस्तानी पे करता है। और इससे बढ़ के अगली बात मैंने की कि अगले 70 साल तक अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाली जनरेशन अपने खून से ये प्राइस पे करेंगी, सिर्फ वैल्यू नहीं देंगी। अब उसको तरह ब्रॉडर पिक्चर में सवाल करने लगा हूं, चूंकि डॉलराइजेशन की वजह से पूरी दुनिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स डॉलर में या डॉलर लिंक प्रोडक्ट्स में रखी। अब जब डी डॉलराइजेशन में आया, क्योंकि देखें इसराइल भी अपनी फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसीज में चल रहा है, जहां पे अभी इस पे लगा प्रोग्राम करेंगे कि 37,000 ट्रिलियन है या 40,000 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर, और उस पर सूद एनुअल कितना देता है। इस वक्त अमेरिका को अपनी सर्वाइवल पड़ी हुई है कि मैं जिस लेवल पे पहुंच चुका हूं उस लेवल पे डॉलराइजेशन को मेंटेन करने में पूरी दुनिया की जो मैं वैल्यू ले रहा था, मैं अब उस काबिल नहीं रहा। वो जो वैल्यू पिछले 70 साल से, खासतौर पे 1971 से वो जो दुनिया की वैल्यू स्नैच कर रहा था, अब वो सिचुएशन नहीं रही, वो उसको बचाने के लिए लगा हुआ है। इस सिचुएशन में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भाग रहा है, चाइनीज भाग रहे हैं, और इंडिया अपने आप को उसमें बेनिफिशियरी लेके आ रहा है सामने, इस सारी सिचुएशन में हम पाकिस्तानी कहां खड़े हैं यार? सर, मैंने तो पाकिस्तान का आपने जो शुरू में बताया कि हमारी ये पोजीशन थी कि जब
ट्रम्प ने टैरिफ लगा लिया तो हम प्रेशर सस्टेन नहीं हम कर लेट गए ना, हम लेट गए। हम लेट गए। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी आपने खुद बताया तो ट्रम्प साहब का बोर्ड ऑफ पीस जो बन रहा है, जो बन गया है इनफैक्ट, तो वो उसके 60 मुल्कों के लिए उन्होंने पैगाम भेजा। सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी अरब या यूएई नहीं थे, इसमें 60 ममालिक थे दुनिया, इसमें रूस भी था, इसमें यूरोप के सारे मुल्क थे, खासकर जो बड़े ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे ममालिक थे, हिंदुस्तान भी था इसमें, तो चाइना भी था। देखें ना, चाइना भी बोर्ड ऑफ पीस में था। यानी हम तो ये समझ रहे हैं ना कि अमेरिका एक तरफ है और चीन और रूस को, चाइना को भी उसने इन्वाइट, और पुतिन को भी। लेकिन आप उस सेरेमनी में अंदाजा लगाएं कि उसमें कोई बड़ी ताकत नहीं है, यानी ट्रंप को किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। और फ्रांस ने तो और आके पैगाम दे दिया कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस को नहीं मानते, हम आपके पास नहीं आते, इनकारी हो। लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक बेशतर, आप देख ले, सारे मुसलमान ममालिक थे, एक तो उसमें से वो थे ये अफ्रीकन थे, बाकी सारे मुस्लिम ममालिक, तो वो आके उन्होंने दस्तखत कर दिए बोर्ड ऑफ पीस। अब बोर्ड ऑफ पीस में $1 अरब रुपए भी आपने देने चाहिए। तो ये था कि जो शामिल हुए उनको ट्रंप साहब देते पैसे। ट्रंप साहब कह रहे आप हमें $1 अरब, इन्हें तो जगह टैक्स हो गया ना कि आप देखें ना, हम क्यों दें, मतलब हमें बोर्ड ऑफ पीस से क्या मिलना है? हमारे मुल्क में तो पीस होना ही नहीं है। आज भी हमले हो रहे हैं मुल्क के अंदर और लोगों की जाने जा रही है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, तो हमें तो कुछ फायदा नहीं है। तो हमें $1 अरब आप हमें दें कि हम तो आदि किसके है ना, कि हम तो इसके आदि हैं कि हमें दें। वो एक अफसर साहब थे ना, मैं आपको एक वाकया दे, तो उसके घर में वो बाहर निकले तो कोई गमला देखा ना, बंदों ने गमला उठाया हुआ था, तो कह रहे, उसने कहा कहां लेके जा रहे हो इसको? वो समझा कि बाहर घर से लेके जा, कह रहे नहीं वो आपके दोस्त ने ये गिफ्ट भेजा है, हम घर लेके, कह रहा अच्छा 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 अंदर लेके आ, कह रहा अंदर लाने की इजाजत है, बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। तो हम तो इसमें है कि हम तो यही कहते हैं कि हमें दे कोई। अच्छा सर, ये तो हुआ कि हमसे ले रहे हैं कोई $1 अरब आप हमें दे। सर टाइम थोड़ा है, अब इसमें ना थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लें कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। देखें इस वक्त पीस डील में शमूलियत पाकिस्तान की, नो डाउट के पाकिस्तान ही में कुछ हल्के हैं जो इसके मुखालफत कर रहे हैं, और चाइना भी उस लिहाज में एक स्केप्टिकल सिचुएशन में आया कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी रिलेशन बेहतर करने हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी बेहतर करने हैं, रशिया के साथ भी बेहतर करने हैं, और अमेरिका को भी खुश करना है। हमारी मजबूरी है ये सारी। अब इस सिचुएशन में हमें कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क चाहिए कि जो काउंटर कर सके जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का हुआ है। उसमें हम पाकिस्तान, चाइना, ईरान और यूरोपियन यूनियन आगे जो एग्जिट हमारा तुर्की के साथ, इस सारे हमें भी कोई ना कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में फ्रेगमेंटेशन तो बहुत है तमाम कवानीन की, लेकिन हार्मोनाइजेशन नहीं है। और इसी हार्मोनाइजेशन में कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो इंटरनेशनली जो आज के चैलेंजेस हैं उनको मीट करता हो, इसकी अशद जरूरत है। ये ही अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि हम अपने मुल्क की ट्रेड को मुस्तहकम करें और अपनी एक्सपोर्ट को एफिशिएंट बनाएं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगी तो एक्सपोर्ट हमारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन ज्यादा होगा चाइना के साथ, इंडिया के साथ खास तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए तो एक मुस्तकिल कानून साजी की जरूरत है, आइन साजी की जरूरत है। लेकिन हमारा जो मोड ऑफ ऑपरेंडिस है, मोड ऑफ ऑपरेंडी का मतलब शहजादा साहब ये कि तरीके वारदात, तो हमारा जो तरीके वारदात है पाकिस्तान का, वो 2 चीजों पे मुनहसिर है, बल्कि 3 मैं कह लूं। एक तो ये है कि हमें सऊदी अरब से किसी तरह उधार पे तेल मिल जाए और वो पैसे मिल जाए IMF। दूसरा ये कि हम यूरोपीय यूनियन हमें FTA तो बहुत मुश्किल है, यूरोपीय यूनियन FTA तो सर वो लोग करते हैं ना, लेकिन FTA क्यों होता है अगर हम माजरीन के लिए मैं समझाऊं। FTA वो मुमालिक करते हैं कि उसने बहुत बहुत टैरिफ लगाए हों एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे। और वो क्यों टैरिफ लगाए? क्योंकि उसके मुल्क में गाड़ियां बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसको कैटर करने के टैरिफ लगाए जाते। तो दूसरा मुल्क कहते हैं कि यार टैरिफ जरा कम कर दो, मैं भी अपनी अशिया के खरीद।
तो हमारे यहाँ क्या चीज बन रही है कि जब हमने टैरिफ लगा देंगे, यूरोपीय यूनियन का क्या कर लेंगे? हमने अगर जापान की गाड़ियां और चाइना की गाड़ियां, जवाब मैं देता हूं, क्योंकि देखें सर, इसका जवाब ये है कि हमारे साथ ऊपर है चाइना, और चाइना की 3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट है जो डिफरेंट बंदरगाहों से कर रहा है। सी पैक 1 हमने बना दिया, सी पैक 2 के तहत भी हम प्रोजेक्ट खड़े कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेलोकेशन की बात कर रहे हैं। अभी भी चाइना अगर हमें सपोर्ट करता है और कॉस्ट एफिशिएंट एक्सपोर्ट के लिए इंडस्ट्रियल रेलोकेशन होती है, तो हम डेफिनेटली इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। ताकि देखिए, हमने अपनी कौम को होप तो देनी है, उम्मीद भी देनी है, वो प्रैक्टिकल उम्मीद देनी है जो डुएबल है। मेरी जो सरकार है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमने उनको होप देनी है कि एक इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए हमारे से कंसल्टेटिव प्रोसेस में आ जाएं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसको कैश कर लें। सर 1.5 मिनट रह गया, आज के प्रोग्राम को आप समराइज कर दें, ताकि एक थ्रेट है जो मुआशी जंग हम पे मुसल्लत की जा रही है, उसमें से हमने अपॉर्चुनिटी निकालनी है और उसको काउंटर करना है। 1.5 मिनट तकरीबन हमारे पास है। आपने सही कहा कि चाइना है, इधर इंडस्ट्री लग सकती है और हम भी उस मॉडल पे आ सकते हैं। लेकिन देखें ना, 2014 में सीपेक आया, कितना अरसा हो गया? 11 साल। 11 साल में हमने कौन सी इंडस्ट्रियल नेटवर्क बना दी है जो हम मोबाइलों की, गाड़ियों फ्रेमवर्क था ना, पॉलिसी फ्रेमवर्क था ही नहीं। उसीलिए तो कंसल्टेटिव प्रोसेस की रिक्वेस्ट करते हैं हम हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि चाइना ने 11 साल हो गए, हमने $60 अरब लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ऐसे ही है कि हमने रोड्स बना लिया, ट्रेड कहां है? रोड्स बना लिए, कॉमर्स कहां है? रोड्स बना लिए, ट्रैफिक कहां है? यही मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी तरफ मैं आपको फिर हमसाये की मिसाल देता हूं। 2023 यानी कितने अरसा हो गया? 3 साल पहले। 3 साल पहले आईफोन ने वहां की फैक्ट्रियां लगाई इंडियन स्टेट तमिलनाडु में, और अब इंडिया की मोबाइल एक्सपोर्ट कितनी है? $50 अरब। और पहले कितनी थी? $10 मिलियन। $10 मिलियन से $50 अरब पे 3 साल में गए हैं। अगर काम होना होता है तो वो हो जाता है। 12 साल का बहुत बड़ा अरसा है, 2014 से लेके 2025 तक सीपैक। आज तक हम चाइनीज की एक चीज बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सके। अगर एक्सपोर्ट कर सके होते तो हमारी एक्सपोर्ट अब $100 अरब। बहुत शुक्रिया मंसूर आफरीदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मंसूर आफरीदी साहब फरमा रहे हैं नाजरीन कि हम अगर एक्सपोर्ट कर सकते होते, आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा होता, तो आज $100 बिलियन की एक्सपोर्ट हम चाइनीज गुड्स की कर रहे होते। चाइना $3000 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता है, कर रहा है, तो उसमें से $100 बिलियन हम जरूर करते। पॉलिसी फ्रेमवर्क है ही नहीं पाकिस्तान में, और पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर है भी तो फ्रेगमेंटेड है, वो मिक्स है, जिंगल अप है। नाजरीन, 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 10 करोड़ लोग उसके ऊपर गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के लिए तैयार हैं। इस सिचुएशन को हमने मैनेज करना है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। प्राइम मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस सब करें, ताकि हम इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।